स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इतिहास नेट के प्रश्नों की दूसरी सीरीज लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि बाबर का ध्यान इस तरफ किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल्लाह अजुधनी, ऑप्शन बी है शेख अजीजुल अब्दुल्लाह, ऑप्शन सी है शेख अजीजुल्लाह और ऑप्शन डी है शेख अब्दुल कुदुम गंगोही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका शेख अब्दुल कुदुम गंगोही। यह चिश्ती सारवरी परंपरा से संबंधित था और इसने ही सिकंदर लोदी द्वारा किए गए कार्यों जैसे हिंदुओं को फारसी सिखाकर जो बड़े बड़े पोस्टों पर सिकंदर लोदी ने नियुक्त किया था, इसके बारे में इसने पत्र लिख के जो है बाबर को सूचित किया था। दूसरा प्रश्न है फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा? तो फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को 1 नवंबर 1954 को भारतीयों को सौंपा था, जिसमें आपका ऑप्शन सी है जो यह है राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया? इसके 4 ऑप्शन हैं। आरपी दत्त और ब्रेडले, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है छठी कमिटर्न कांग्रेस और ऑप्शन डी है फिलिप स्प्रेड। तो साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा जो गठित किया था वह है आरपी दत्त और ब्रेडले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित किया? इसके 4 ऑप्शन हैं। जमालुद्दीन अल अफगानी, सैयद अहमद खान, मोहसिन अल मुल्क और मोहम्मद इस्माइल यूसुफ। तो आपको बता दूं कि जो सैयद अहमद खान नाम आता है ऑप्शन बी में, यह जो है 19वीं सदी के इस्लामी सुधारक थे और इन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत का निरूपण किया था, जिसके कारण इन्हें 2 राष्ट्र सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1975 में दक्षिण एशिया में पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और उन्होंने आधुनिकता विषयों पर जागरूकता और ज्ञान फैलाने के लिए तथा मुस्लिम समाज में सुधार को बढ़ावा देने के लिए उर्दू पत्रिका अखलाक तहजीब अल अखलाक लिखी। तो इसका इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए खिजर हयात खान। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। हाँ, इस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया गया था और इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में खलीकुज्जमा, फजलुल हक तथा सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं हुआ था। तो इस प्रकार
23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से कौन नहीं जुड़ा था? खिज़र हयात खां नहीं जुड़े थे, जबकि सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीकुज्जमा ये तीनों लोग जो है लाहौर प्रस्ताव से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णुगुप्त। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है सन 1927 में हुई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1927, 1929, 1931 और 1933। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1927 है। और इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि भारत में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कजिन्स द्वारा 1927 में की गई थी। इस सम्मेलन की जो पहली आधिकारिक बैठक थी वो पूना में हुई थी और इसके द्वारा बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने तथा तलाक और विरासत के लिए महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने में जो कानून आवश्यक था उसकी मांग की गई थी, ताकि इनको आगे चल के इस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो सके। और इसकी अध्यक्षता जो इसके सचिव थे उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है सचिवों में प्रमुख महिला अग्रणी थी। और इस प्रकार इस वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की थी? ऑप्शन ए है पृथ्वी गोल है, ऑप्शन बी है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ऑप्शन सी है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ऑप्शन डी है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं। तो आर्यभट्ट के विषय में तो सभी लोग बचपन से सुनते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। गुप्त काल में भी इनका नाम आता है। गुप्त काल के प्रमुख ज्योतिर्विद थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने शून्य की खोज के साथ साथ गणितीय शब्द पाई और मान को भी बताया। इनके अनुसार पृथ्वी गोल है, सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी सही है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इन्होंने इसकी खोज नहीं की थी। और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं, तो इन्होंने इसकी भी खोज की थी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसकी खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर ज़कात यानी आयात कर खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन 2 बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो अनाज पर जो ज़कात लगाने वाला, ज़कात मतलब आयात कर को ख़त्म करने वाला पहला शासक था, वह जो है सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सिकंदर लोदी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में जाना जाता है। उसने राजस्थान के शासकों पर
अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसने आगरा नामक नगर की स्थापना की थी। उसने अनाज पर जो आयात कर लगाए जाते थे उसको ख़त्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो आगे मुगल काल तक प्रचलित रहा। तो इस प्रकार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंसेस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना चाहते थे किस वर्ष? क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दिए हैं 1853, 1857, 1863 और 1872। तो आपको बता दूं कि कलकत्ता और हावड़ा धुआं उपद्रव अधिनियम 1863 में मुख्य रूप से जूट मिलों से निकलने वाले धुओं के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए किया गया था, जिससे जो धुआं निकलता था वो काला धुआं निकलता था और यह धुआं जो है लोगों के लिए हानिकारक था। तो इस धुएं को रोकने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था और जिस सन में पारित किया गया था, जिस सन में पारित करने का अधिनियम लागू किया गया था वह सन था सन 1863। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1863, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा यानी अस्पताल का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है हुसैन शाह, ऑप्शन बी है गियास शाह, ऑप्शन सी है महमूद खिलजी प्रथम और ऑप्शन डी है महमूद खिलजी द्वितीय। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा मालवा में जो है जो दारुल शिफा यानी अस्पताल खोला गया था जिसका निर्माण कराया था महमूद खिलजी प्रथम ने, ऑप्शन सी। और मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी प्रथम और इनका काल जो है 1436 से 1469 तक दिखाई देता है। इन्होंने व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए जैन पूंजीपतियों को संरक्षण भी प्रदान किया था और प्रजा के स्वास्थ्य के लिए मांडू में एक अस्पताल का निर्माण कराया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि अमृत कुंड जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अध्याय को और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, यह ग्रंथ फारसी भाषा में किस नाम से अनुदित किया गया है? तो यह जो ग्रंथ है अमृत कुंड, इसको फारसी भाषा में हौज उल हयात कहा गया। अमृत कुंड जो है संस्कृत की रचना है जिसका फारसी में अनुवाद हुआ था और अमृत कुंड का संबंध यौगिक अभ्यासों तथा दर्शन से है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख अब्दुल हक खौली तथा अब्दुल कुदुम गंगोही ने हौज उल हयात जो पढ़ाते थे तथा श्वास नियंत्रण का अभ्यास भी लोगों को कराते थे और यह जो है पूरी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित था और इस पुस्तक का जो है पहली बार अरबी में अनुवाद किया गया और किसके द्वारा किया गया? रुकनुद्दीन समरकंदी ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया, मतलब फारसी भाषा में किया। तो इस प्रकार अमृत कुंड का फारसी भाषा में जो अनुवाद करने वाला
लेखक था वह शेख रुकनुद्दीन समरकंदी था, और इसी को ही अमृत कुंड को ही फारसी भाषा में हौजुल हयात कहा गया। अगला क्वेश्चन है, सन 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य दो प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? तो इसके चार ऑप्शन हैं, यूरोपीय पूंजीवादी, बंगाली व्यापारी, फारसी और चट्टियार। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि वो जो दो वस्तुओं का व्यापार करते थे वो थे फारसी। 6वीं शताब्दी में पेर्सोपोलिस ने पारसिक यानी प्राचीन ईरान वासियों के लिए साम्राज्य की स्थापना की, और 1620 में अंग्रेजी फैक्ट्रियों को सूरत में स्थापित किया गया। ठीक है, अंग्रेज भी इन्हीं के माध्यम से व्यापार करते थे, किंतु यह जो दो वस्तु थे कपास और अफीम, यह बड़ी मात्रा में फारसी इसका व्यापार करते थे, और इससे जो धन इकट्ठा होता था उसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो आपको बता दूं, इसके चार ऑप्शन है, भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, और ऑप्शन डी है जो है वह है हर्ष का मधुबन अभिलेख। तो इन तीनों में तो नहीं मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी सती प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद त्याग प्रशस्ति जो है उसमें भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है, और हर्ष का मधुबन अभिलेख इसमें भी कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वह है भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ लेख। गुप्त काल में सती प्रथा का यह एकमात्र उल्लेख था। अभिलेख मतलब इसका जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का, यह मात्र भानुगुप्त के एरड़ स्तंभ लेख में मिलता है, और 510 ईस्वी का भानुगुप्त का यह एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी में लिखा गया था। इसके अनुसार भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी जो है सती हो गई थी। एरड़ से प्राप्त एक बारह मूर्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि हूण शासक तोरणमल और उसके प्रथम वर्ष का उल्लेख जो है इसमें किया गया है, और गुप्तकालीन नरसिंह मंदिर, वराह मंदिर और विष्णु मंदिर गुप्त काल में पाए गए हैं। लेकिन जो सती प्रथा का उल्लेख पहली बार मिला है तो वह सबसे पहले भानुगुप्त के एरड़ स्तंभ लेख में मिला है, और इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा, सुल्तान या कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था? तो इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सुल्तान सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है सुल्तान हुसैन शर्की, ऑप्शन सी है ग्वालियर के राजा मान सिंह, और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सुल्तान हुसैन सर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान हुसैन सर्की। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगी कि यह जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी, जो बाद में सर्की साम्राज्य की राजधानी बनी। मलिक सरवर ने जौनपुर में सर्की राज्य की स्थापना की,
और सुल्तान हुसैन शाह सरकी वंश का अंतिम शासक हुआ। अपने संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि के लिए सुल्तान, कवि और गंधर्व की उपाधि इसने धारण की थी। वह ख्याल गायकी का सर्वश्रेष्ठ गायक था और उसने संगीत के विश्वकोश में संगीत राग कल्पद्रुम में अत्यधिक गति को जो है उसने रचना के रूप में दर्ज किया। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान हुसैन सरकी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो मुल्ला दाऊद, ऑप्शन ए, कुतुबन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है मंझन और ऑप्शन डी है मलुकदास। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, मलुकदास। संत मलुकदास के विषय में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ इनके बारे में। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि वो क्या बोलते हैं, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि मलुकदास का नाम भी निर्गुण भक्ति के संतों के रूप में नहीं मिलता है, लेकिन हाँ एक कवि के रूप में इनको भी जाना जाता है। तो संत मलुकदास का जन्म जो है वो वत्स देश की राजधानी रही और वर्तमान कौशाम्बी जिलों के वाड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, रत्नखान और ज्ञानबोध। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को उपदेश दिया है, यानी इन्होंने केवल उपदेश देने का काम किया है और ये ज्ञानाश्रयी मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि भी रहे हैं। तो इस प्रकार ये प्रेम मार्गी शैली से नहीं प्रभावित थे, ये ज्ञानाश्रयी मार्गी निर्गुण शाखा के भक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा मलुकदास। अगला प्रश्न है, मेरी सीमा क्षेत्र में सी करो भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को यह शिकायत, जो खिलजी है वो यह शिकायत किससे कर रहा है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। काजी मुगीसुद्दीन, बी है काजी फखरुद्दीन, सी है शरफ कैनी और ऑप्शन डी है राउल मुल्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काजी मुगीसुद्दीन, ऑप्शन ए। हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी अस्थाई सेना को रखा और उन्हें शाही खजाने से नकदी भुगतान करता था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया। उसके दरबार में काजी मुगीसुद्दीन रहते थे। अलाउद्दीन ने इनसे कहा कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ, ठीक है। और अलाउद्दीन ने आर्थिक मामलों की देख रेख के लिए दीवान रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना भी की थी। लेकिन अलाउद्दीन जब अपने राज्य में इस तरह की व्यवस्था देखता है तो मेरी सीमा क्षेत्र में सीकरो भी पूरी तरह से मेरे आज्ञा के अधीन नहीं है, वह यह शिकायत जो है किससे करता है? काजी मुगीसुद्दीन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? तो ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें चार ऑप्शन है, जेसी बोस, ऑप्शन बी है पीसी रे, ऑप्शन सी है सीवी रमन और ऑप्शन डी है महेंद्र लाल सरकार।
तो ये क्वेश्चन चूँकि बहुत बार पूछे जा चुके हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, फिर भी मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र लाल सरकार, क्योंकि महेंद्र लाल सरकार ने 15 जनवरी 1876 को कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की, और यह एक उच्च शिक्षा संस्थान है तथा बुनियादी विज्ञानों के मौलिक अनुसंधान पर केंद्रित है। इसे भारत का सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पशु अधीक्षक के कार्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो ये क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र विषय से संबंधित है, जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र को आप ऐड कर लीजिए। अर्थशास्त्र में पशु अधीक्षक कार्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र में जो है पशु अधीक्षक के कार्य को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पशु अधीक्षक को मजदूरी के बदले देखभाल किए जाने वाले पशुओं, कर और पूर्व निर्धारित लाभ के साथ देखभाल किए जाने वाले पशुओं, बेकार और छोड़ दिए गए पशुओं, अंशदान देकर सरकारी झुंडों में शामिल किए गए पशुओं, सभी इसमें शामिल पशुओं की कुल संख्या, ऐसे पशु जो गए या मर गए तथा दूध और घी के कुल उत्पादन के बारे में जानकारी देनी होती थी। तो इस संबंध में उसने जो पशु अधीक्षक के कार्य थे उसे 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण निहित था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इरफान हबीब, ऑप्शन बी है सतीश चंद्र, ऑप्शन सी है JF रिचर्ड्स और ऑप्शन डी है M अतहर अली। तो जागीरदार किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद के बदले जमादाई यानी अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। तो जिनके पास ये जागीर होती थी, जो ये क्षेत्र राजस्व इन्हें प्राप्त होता था, उन्हें जागीरदार कहते थे। और इरफान हबीब ने उपयुक्त गद्यांश के आधार पर कहा है कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण निहित था, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इरफान हबीब। अगला और अंतिम प्रश्न है, शाहजहां काल के किस इतिहासकार ने लिखा है कि शाहजहां के शासन की प्रथा आम हो गई और यह किसानों की बर्बादी का एक कारण था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी है मोहम्मद सालेह कम्बोह, ऑप्शन सी है मोहम्मद वारिस और ऑप्शन डी है मोहम्मद सादिक खान। तो आपको बता दूं कि मोहम्मद सादिक खान ने ही कहा था कि शाहजहां के शासन की प्रथा आम हो गई है और यह भी किसानों के बर्बादी का एक कारण था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद सादिक खान। और ये आज जो है आज के प्रश्नों की श्रृंखला थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सीरीज़ पसंद आई होगी। तो इसके लिए इसे देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।